नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और आज हम वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 विज्ञान से संबंधित होंगे। और यह अति महत्वपूर्ण लाइन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन होंगी जो एनसीईआरटी से संबंधित होंगी, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे। और ये आज हमारा पहला पार्ट है जिसकी पीडीएफ बना दी जाएगी और आप इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है जो एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा पहले चैप्टर से पहला ही अंडरलाइन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यानी जो अम्लों का स्वाद है वो खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। यानी ये पूछ सकता है कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में कर देते हैं, यानी उसका उदाहरण है कि ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है क्षारकों का स्वाद, यानी इस बार अम्लों का नहीं क्षारक का पूछा गया है कि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यानी क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, वो कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो ये याद रखना होगा, ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड 2026 में पूछा जाएगा, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन देखते हैं। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो हम उसके लिए पीएच स्केल का उपयोग करेंगे। तो आप इन्हें लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी पीएच स्केल से संबंधित है। देखिए ये भी पीएच स्केल से संबंधित है, क्योंकि पीएच स्केल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी जब विलयन पीएच का मान 7 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये विलयन उदासीन है। चलिए अगला देखते हैं। अम्लीय विलयन का के पीएच का मान 7 से कम, यानी जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान है वो 7 से कम होता है, यानी वह 1 से लेकर 7 के बीच में आएगा। 1 से 7 के बीच में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो विलयन है वो अम्लीय है। और क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान ना 7 से अधिक होता है, यानी 7 से 14 के बीच में विलयन है का मान है तो वह क्षारीय है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब है पीवीसी का पूरा नाम क्या है। पीवीसी है वो तारों के ऊपर लगाई जाती है, जो प्लास्टिक होती है उसी को ही पीवीसी कहते हैं। तो इसका पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो इस पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है मकड़ी कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है। जो मरकरी है वह कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी धातु है जो गलनांक अवस्था में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर है मरकरी। तो इसको याद रखना कि मरकरी है वह कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। हमारी अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, तो उसका राइट आंसर है आयोडीन। तो आयोडीन है वह अधातु है लेकिन ये चमकीली होती है। चलिए अगला देखते हैं।
हमारा अगला है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है? यानी जो कार्बन है उसका सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? यानी कार्बन के अपरूपों में से सबसे कठोर अपरूप वह है हीरा। हीरा है कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। तो इसे मोस्टली याद रखना कि हीरा है वह कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला है, कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आने की संभावना है। तो इसके राइट आंसर क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। यानी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ये सभी धातुएं हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आ सकती है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताइए, या फिर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आपको लिखना है, जिससे अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उसकी संबंधित हो गई। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यह पूछ सकता है, यह परिभाषा आ सकती है कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताइए। तो परिभाषा क्या है वियोजन अभिक्रिया की? जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया आ सकती है आपकी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैंने ये अभी आपको बता दिया है, आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बिना पचा हुआ भोजन बहिर्दांत में चला जाता है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन वह कौन से भाग में चला जाता है? तो वह दांत में चला जाता है। तो बिना पचा हुआ भोजन कहाँ है? वह दांत में। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। यानी जो पादपों में जाइलम होता है उसका क्या कार्य है? तो जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, या फिर अम्ल अमन के वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर है जल के वहन के लिए। यानी इसे ऐसे याद सकते हैं, जैसे जाइलम है और ऐसे ही जल है। यानी जो जल है वो पादपों में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। यानी जो जाइलम होता है उसके द्वारा जल का वहन किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वक्र क्या कार्य करता है? तो अगला एक क्वेश्चन है कि मनुष्य का वक्र है वह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देखते हैं इसके, परिवहन का, पोषण का, या उत्सर्जन का, या फिर श्वसन का। जो हमारे वक्र है वह उत्सर्जन का कार्य करते हैं हमारे शरीर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आनुवंशिकता की खोज गेगर जॉन मेंडल ने की। तो ये आनुवंशिकता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिकता की खोज की थी और ये मटर के पादप पर अपना प्रयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अवतल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किन किन में किया जाता है? टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में, और वाहनों के अगर दीपों में, जो वाहन के अगले वाले दीप जो टॉर्च होती हैं उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए इसका नेक्स्ट उदाहरण और है, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। यानी जो डॉक्टर होते हैं वह दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का, यहाँ पर पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यानी जो डॉक्टर है वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। अब पूछा गया है उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो गाड़ी होती है उसके पीछे का दर्पण होता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला देखते हैं। आज हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए हैं, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे। चलिए धन्यवाद।